हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे 8 प्रकार का अभिक्रिया। यानी क्लास 10th में जो 8 प्रकार का अभिक्रिया हम लोग को बेसिक पढ़ना होता है वो हम लोग पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हेडिंग रेडॉक्स अभिक्रिया लिखा हुआ है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, बिल्कुल आसान है। यदि आप पिछला वीडियो देख चुके हैं, 8 प्रकार का अभिक्रिया आप लोग पढ़ चुके हैं, तब आपको बिल्कुल आसान ही टॉपिक याद लगेगा। इसका आप लोग यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं कि वह अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों एक साथ होती हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। यानी जिस अभिक्रिया में दोनों अभिक्रिया एक साथ, जैसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया पढ़े थे कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे भी हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन ये दोनों अभिक्रिया एक साथ जब एक ही अभिक्रिया में होगा, यानी ऑक्सीजन का संयोग और ऑक्सीजन का ह्रास दोनों एक ही साथ होगा, तो उस अभिक्रिया को हम लोग बोल सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। सिंपल उदाहरण के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन यहाँ पर एक अलग है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं कॉपर से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। यानी यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन की वृद्धि ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन का ह्रास। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऑक्सीजन का ह्रास। यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। तो जब दोनों काम एक ही अभिक्रिया में हो रहा है तो इस अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया बोल सकते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अब हमारा टॉपिक है ऑक्सीकारक एवं अवकारक। यानी ऑक्सीकारक और अवकारक क्या होता है वो हम लोग बिल्कुल डिटेल से अभी हम लोग समझेंगे। इस टॉपिक को आप लोग बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी ऑक्सीकारक क्या है, तो देखिए जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है तब कहा जाता है कि वह पदार्थ ऑक्सीकृत या फिर उपचयित हुआ है। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा है। यहाँ पर देखिए जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है तब कहा जाता है कि वह ऑक्सीकृत हुआ है। तो यह ऑक्सीकृत हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। किससे, कॉपर से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। तो कॉपर से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो CuO जब ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो यह क्या हो जाएगा, अपचयित पदार्थ हो जाएगा, यह उपचयित पदार्थ हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए ऑक्सीजन निकलने के लिए कौन जिम्मेदार है, किसके पास से ऑक्सीजन निकल रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि CuO के पास से ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ऑक्सीकारक हम लोग इसी को बोलेंगे, क्योंकि यही जिम्मेदार है ऑक्सीजन का। इसी के पास ऑक्सीजन है और इसी से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। उसी प्रकार यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन जुड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है, यानी किसके साथ ऑक्सीजन जा रहा है, यानी हाइड्रोजन के साथ जा रहा है। तो हाइड्रोजन को हम लोग अवकारक बोल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल शब्दों में यदि आप समझे तो ऑक्सीजन निकलने के लिए ऑक्सीजन का जिम्मेदारी किसको दिया गया है, कॉपर को दिया गया है। तो यहाँ से कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है तो ये कॉपर क्या हो जाएगा, CuO जो है वो ऑक्सीकारक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है। उसी प्रकार ऑक्सीजन जुड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है, यानी हाइड्रोजन में जाकर जुड़ रहा है तो उसको हम लोग अवकारक बोल सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इस टॉपिक को समझ चुके होंगे। यहाँ पर उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल सेम दोनों उदाहरण है, इसी पर आप लोग समझ सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रकार। इसको समझने से पहले एक बात आपको दिमाग में बैठा लेना है कि इसमें से इस टॉपिक में से 110% एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर रहता है। ये आप लोग किसी भी साल का पेपर उठाकर देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टॉपिक में से हर साल परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से और अच्छे से पढ़ना है। अब इसको समझने के लिए बिल्कुल ही आसान टॉपिक, सबसे आसान टॉपिक है, जो पहला चैप्टर है ना उसमें आपका सबसे आसान टॉपिक यही है। तो इसमें देखिए कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव क्या होता है, किस प्रकार का अभिक्रिया होता है उसमें दैनिक जीवन में, वो हम लोग देखेंगे। यानी उपचयन अभिक्रिया
उपचयन अभिक्रिया यहाँ पर प्रभाव होगा, यहाँ पर प्रभाव लिख लेना आप लोग, प्रभाव। अब सबसे पहले हम लोग उपचयन अभिक्रिया समझ लेते हैं। उपचयन अभिक्रिया का मतलब आपको ध्यान में बिल्कुल एक ही बात आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन जाकर जुड़ रहा है, बस उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे, सिंपल इसी बात को। अब इसका हमारे रोज के जीवन में क्या उपयोग है, क्या उपयोग हो रहा है, क्या उसका प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहला प्रभाव है संक्षारण। संक्षारण आप लोग बहुत ही पहले से जानते होंगे, भले इसका नाम चेंज कर दिया है लेकिन बात वही है, आप लोग जानते हैं संक्षारण के बारे में। यहाँ पर हम लोग क्लियर करते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें हवा, जल एवं नमी के संपर्क में आकर धातु की सतह धीरे धीरे खराब होने लगता है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। आप अपने घर के आसपास, घर में या फिर जो शेड होता है, जो टीन का शेड होता है, उसमें भी आप लोग देखे होंगे कि पाइप या फिर लोहे से बना जो पदार्थ होता है उसमें क्या होता है कि हवा के संपर्क में आता है तो उसमें जंग लग जाता है। जंग लग जाता है, उसी काम को क्या कहेंगे, संक्षारण। यानी देखिए, पानी में नॉर्मल रहता है तो हम लोग समझते हैं कि जंग लगता है, लेकिन क्या आप नोटिस किए आपके घर में यदि पाइप लगा हो लोहा का, उस पर पेंट नहीं किया हो तो वो भी धीरे धीरे जंग लग जाता है। अब आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग चलाइए कि जब उसके आसपास पानी कहीं भी नहीं मिल रहा है तो उसमें जंग आखिर कैसे लग गया। तो इसका एक ही जवाब है कि वह किससे अभिक्रिया किया है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया है, तभी उसमें जंग लग गया है। तो संक्षारण में वही होता है, या तो जल की मदद से, या तो हवा की मदद से, या फिर नमी हो वहाँ पर, पानी का कुछ मात्रा हो, उसकी भी मदद से जब वो अभिक्रिया करता है तो जंग लग जाता है। यानी हवा क्या है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है किसी धातु में, तब जाकर उसमें जंग लग रहा है। तो यह कौन सा उदाहरण हो सकता है, उपचयन अभिक्रिया का। उपचयन अभिक्रिया हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन जुड़ता है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तब जाकर धातु में अभिक्रिया हो रहा है, खराब हो रहा है धातु। तो यह भी एक कौन सा उदाहरण है, उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है, संक्षारण। यानी आसान भाषा में हम लोग कहें तो लोहा में जंग लग जाता है, उसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, संक्षारण कहेंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस टॉपिक को। तो इस टॉपिक को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें आपका कि संक्षारण से बचाव, यानी संक्षारण से क्या क्या बचाव हो सकता है। यहाँ पर यदि हम हेडिंग लगाएं, संक्षारण से बचाव, संक्षारण से बचाव। यदि इससे बचाव की हम बात करें तो आप लोग एक दो तरीका जानते होंगे। जैसे यदि हम यहाँ पर बोले, सबसे पहला तरीका है जस्तीकरण, या फिर इसको जिसको यसद लेपन भी बोलते हैं। तो जस्तीकरण और यसद लेपन क्या होता है, चलिए हम लोग समझते हैं। इसमें दो तीन तरीका होता है। जैसे पहले हम लोग संक्षारण से बचाव का पहला तरीका हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे पहला तरीका क्या है, यसद लेपन, यसद लेपन, या फिर इसी का एक और नाम है यहाँ पर जस्तीकरण, जस्तीकरण या फिर यसद लेपन। जस्तीकरण भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, जस्तीकरण। अब देखिए यह क्या है, इसकी मदद से कैसे धातु को बचाया जा सकता है। तो जस्तीकरण क्या है, धातु की सतह पर विद्युत लेपन द्वारा जस्ता का एक पतला परत चढ़ा दिया जाता है। जब बहुत सारा धातु होता है जिसको सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है कि विद्युत लेपन द्वारा, यसद लेपन द्वारा जस्ता का एक उस पर परत चढ़ा दिया जाता है। तो जब जस्ता का परत चढ़ जाएगा तो जस्ता अभिक्रिया नहीं करेगा ऑक्सीजन से, तो हमारा धातु है वो सुरक्षित बच जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर जस्तीकरण वाला में लिखेंगे कि किसी धातु की सतह पर विद्युत लेपन द्वारा, यहाँ पर लिखेंगे किसी धातु की सतह पर, धातु की सतह पर, तो जस्तीकरण क्या है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी धातु की सतह पर विद्युत लेपन द्वारा जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। यानी कोई भी धातु हो गया, उस पर आप लोग विद्युत लेपन द्वारा जस्ते का परत जब चढ़ा दिया जाता है उस पर, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, जस्तीकरण। तो आप लोग यह तरीका अपना सकते हैं संक्षारण से बचाव के लिए। यह तरीका गांव में तो पॉसिबल नहीं है, गांव में पॉसिबल है वो हम लोग समझते हैं। ये तो आप लोग बिल्कुल बचपन से ही जानते हैं, जब किसी धातु को बचाना होता है, लोहा का गेट लगता है हमारे घर,
तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, तो सबसे पहला काम करते हैं सबसे पहला काम करते हैं कि जो गेट लगाते हैं उनको कुछ पैसा देते हैं, पूजा करते हैं। ये तो बात अलग हो गया, इसको छोड़िए। लेकिन मुख्य यदि मुद्दे की हम बात करें तो उस पर सबसे पहला काम होता है कि पेंट किया जाता है, धातु पर पेंट किया जाता है। पेंट हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें जंग नहीं लगेगा और वह खराब नहीं होगा। तो दूसरा तरीका क्या है कि धातु की सतह को पेंट करके, धातु की सतह को पेंट करके, धातु की सतह को पेंट करके भी हम लोग संक्षारण से बचा सकते हैं। यह दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है कि यदि आपके घर नया नया बन रहा होगा तो उसमें क्या होता है, छड़ आता है, जो इसमें घर ढलाई होता है उसमें क्या होता है, छड़ लगता है। तो छड़ यदि बच जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें ग्रीस हो या फिर मोबिल हो उसमें लगा देते हैं, फिर उसको रखते हैं, तो उसमें जंग नहीं लगता है। तो तीसरा तरीका क्या है, ग्रीस या उसमें तेल या ग्रीस के प्रयोग से भी संक्षारण को बचाया जा सकता है। जैसे बेरिंग होता है जो बाइक का पहिया में लगता है, जिसके कारण बाइक का पहिया घूमता है, उस बेरिंग में ग्रीस या तेल डाला जाता है। क्यों डाला जाता है, क्योंकि उसमें जंग नहीं लगेगा, वह खराब नहीं होगा। तो तीसरा तरीका क्या है, तेल या ग्रीस का प्रयोग, तेल या ग्रीस के प्रयोग से भी किसी भी धातु को संक्षारण से बचाया जा सकता है। उम्मीद है कि आप लोग संक्षारण के बारे में समझ चुके होंगे। संक्षारण देखिए, कोई भी है इसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तभी हम इसको संक्षारण बोल रहे हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता से भी आप लोग अवगत हैं। ये पहला है संक्षारण का, ये दूसरा है। ये संक्षारण है, यानी दैनिक जीवन में पहला उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव क्या है, संक्षारण है। दूसरा है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता दूसरा जो है उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव है। अभी विकृत गंधिता क्या है, ये भी बिल्कुल आसान है, आपके दैनिक जीवन से ही रिलेटेड टॉपिक है। ये भी विकृत गंधिता कि भोजन जब खराब हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विकृत गंधिता। यह क्यों होता है, तो देखिए, जब हम लोग भोजन को कुछ देर तक छोड़ देते हैं तो वह क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। ऑक्सीजन में जो कुछ कण है और जो आपके भोजन में कण है वो मिलकर अभिक्रिया कर लेता है, तो भोजन खराब हो जाता है और दुर्गंध देने लगता है, यानी मन के विपरीत सुगंध देने लगता है, दुर्गंध जिसको हम लोग बोल सकते हैं, दुर्गंध देने लगता है। तो हमें क्या महसूस होता है कि भोजन खराब हो गया है। तो उसी प्रक्रिया को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे क्या होता है कि हम लोग फ्रिज में भोजन रखते हैं, तो फ्रिज में क्या होता है कि अलग प्रकार का गैस होता है, वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर पाता है, इसलिए भोजन खराब नहीं होता है। तो इसका साफ साफ मतलब हो गया कि जब भोजन क्या होता है कि ऑक्सीजन की मदद से, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके खराब हो जाता है और दुर्गंध देने लगता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, विकृत गंधिता। तो यहाँ पर भी विकृत गंधिता में भी किसका योगदान है, ऑक्सीजन का ही योगदान है। यानी ऑक्सीजन नहीं रहता तो हमारा भोजन सुरक्षित रहता है, यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यह भी किसका प्रभाव है, उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव है। तो आई होप आप लोग विकृत गंधिता समझ चुके होंगे। अब आइए हम लोग इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके दुर्गंध उत्पन्न करने लगता है तो क्या होता है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। अब उम्मीद है कि आपको ये जो हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव हैं उसमें आपको संक्षारण बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा, विकृत गंधिता भी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इससे बचाव के उपाय क्या है। जैसे विकृत गंधिता से बचाव के उपाय तो बहुत हैं। पहला तो आप लोग बता सकते हैं आसानी से कि भोजन को हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। उसके अलावा भोजन को बचाने का नॉर्मल तो आप लोग जानते हैं कि भोजन को फ्रिज में रख दिया जाता है तो भोजन सुरक्षित रहता है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे उपाय हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग मिस मत कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको विकृत गंधिता जो टॉपिक है वो समझ में आ चुका होगा। फिर से हम मिलते हैं नए वीडियो और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।